हे गाइस, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 10 बहुत ही झकास क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्रिकेट से लिया गया है और आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच इज़ द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन ऑफ कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम एंड ईयर ऑफ द वर्ल्ड कप विक्ट्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है? एक तरफ कैप्टन दिया है और एक तरफ उसकी ईयर ऑफ विक्ट्री दिया है। इमरान खान 1996, कपिल देव 1983, माइकल क्लार्क 2007, रिकी पॉन्टिंग 2011। सो माय फ्रेंड्स, इसका आंसर है कपिल देव 1983। पहला जो वर्ल्ड कप का एडिशन हुआ था वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, जो हुआ था 1975 में। दूसरे वाला जो हुआ था 4 साल बाद हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है। दूसरे वाला जो एडिशन था वो भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। तीसरा जो एडिशन था 1983 में, वो हमारी टीम इंडिया ने जीता था। 1996 में अर्जुना रानातुंगा श्रीलंका के कैप्टन थे, जो अपनी टीम को जिताकर लेकर गए थे। 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था अंडर द कैप्टनशिप ऑफ रिकी पॉन्टिंग एंड 2011 ने अगेन इंडिया ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी द ग्रेट। और यहाँ पर ये लिस्ट है जिसमें फर्स्ट एडिशन से लेकर 12th एडिशन तक बताया गया है कि कौन सी कंट्री जीती थी। और जो 13th वर्ल्ड कप होगा 2023 में, वो होगा इंडिया के अंदर। उसमें कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विद विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर। गुजरात किस पड़ोसी मुल्क के साथ बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा रूडिमेंट्री नॉलेज है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा स्टेट कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए पाकिस्तान है। गुजरात के बारे में कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो विजय रूपाणी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क यहाँ के इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क, मरीन या जिसको गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉन द नोबेल पीस प्राइज? बिल क्लिंटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बैराक ओबामा या फिर अब्राहम लिंकन। सो आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर अब्राहम लिंकन बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर है बैराक ओबामा। जी हाँ, बैराक ओबामा को 2009 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। और वो क्यों मिला था? फॉर हीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स टू स्ट्रेंथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल्स। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को सुधारने की वजह से इनको पीस प्राइज़ मिला था। इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से बहुत सारी इन्होंने न्यूक्लियर बैन ट्रीटी भी साइन की थी बहुत से देशों के साथ। क्लाइमेट चेंज को लेकर सभी देशों को एक साथ लेकर आए थे। तो इन रीजंस की वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व किस नाम से जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है दो डिफरेंट गुड्स की, कि अगर हम फिक्स रिसोर्सेज में एक को कम कर देते हैं तो दूसरा कितना ज़्यादा हो सकता है, और दूसरे की अगर प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो पहले की जो प्रोडक्शन है वो कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये जो ग्राफ आपके सामने है ये एक एग्जाम्पल है वीट और राइस का। एक तरफ वीट की प्रोडक्शन है, दूसरी तरफ राइस की प्रोडक्शन है। सपोज़ करो किसी फार्मर के पास कुछ हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसमें वो वीट की प्रोडक्शन अगर 5 टन रखता है तो जो राइस की प्रोडक्शन होगी वो 14 टन होगी, जो पॉइंट ई को शो कर रहा है। पॉइंट डी क्या बता रहा है कि अगर वो वीट की प्रोडक्शन 9 कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, तो राइस की प्रोडक्शन 12 हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। इसी तरह से पॉइंट बी शो कर रहा है कि अगर वो राइस की प्रोडक्शन 5 कर देता है तो वीट की प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी, 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक कर्व लाइन निकल कर आ जाती है और इसी कर्व लाइन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
इस कर्व के अंदर लेट सपोज मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, पॉइंट यू जो होगा वो होगा अंडर प्रोडक्शन। और अगर इस पॉइंट के बाहर में कोई पॉइंट मान लेता हूँ, लेट सपोज पॉइंट टी मानता हूँ, उसको हम बोलेंगे अनएटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। मतलब इम्पॉसिबल है इस पॉइंट से बाहर अगर कुछ निकल जाए। इसका जो मैक्सिमा होगा ना वो पॉइंट एफ ई डी सी बी और ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच राजपूत रूलर of Mewar in 1576 fought the Battle of Haldighati and then fled the field on his horse Chetak. इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, डी महाराणा प्रताप। 1576 में बैटल ऑफ मेवाड़ लड़ी गई थी हल्दीघाटी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर खुद नहीं आया था, उसने राजा मानसिंह को भेजा था महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए। So guys, question number 6. Which of the following parts of the human body release carbon dioxide brought it by the blood from the rest of the body? ये पूछ रहा है कि वो कौन सा पार्ट है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम का जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी एल्वेओली। ये जो फिगर आपके सामने है एक बार इसको ध्यान से देखो। तो जब हम सांस लेते हैं नाक से जाने के बाद ये जाता है ट्रैकिया के रास्ते जाने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ब्रोंकी में जाता है, ब्रोंकी के बाद ये जाता है एल्वेओली में, और एल्वेओली में ही जो है मेन काम शुरू होता है। तो इसी वजह से हम एल्वेओली को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये एल्वेओली देखने में कैसी होती है, ये देखो, ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, मतलब गोल गोल गुब्बारे जैसी। चलो ठीक है, अब आप जाओ। वेरी गुड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसका मेन काम होता है वो होता है एल्वेओली में, और यहीं से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आती है वो ब्लड में जाती है और फिर वहाँ से CO2 आती है कुछ और साथ में लेकर के, फिर यहाँ से CO2 वो ये वापस भेज देता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पॉलिटी से है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका बहुत ही सीधा और आसान आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पे कुछ कमिटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इंपॉर्टेंट है, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर, और भी बहुत सारी हैं, आप एक बार नज़र इसमें मार लीजिएगा। Question number 8. In which year did the Convention on Wetlands, the Ramsar Convention, come into the force in India? ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना टाइम लीजिए और बताइएगा आंसर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1982। रैमसर एक सिटी है ईरान में, वहाँ पर वर्ल्ड कम्युनिटी इकट्ठा हुई थी और उन्होंने वेटलैंड के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हमें वेटलैंड को सेव रखना है। क्योंकि वेटलैंड होता क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पर 365 डेज़ पानी मौजूद रहता है। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। एक बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम उन्होंने तैयार किया हुआ है उस प्लेस पर। सो गाइज, ऐसी वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए रैमसर कन्वेंशन बनाया गया था। 1975 में बिल्कुल बन के तैयार हो गया था। बाकी जगह ये स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1982 में। क्वेश्चन नंबर 9. हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ? सो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है MK गांधी। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ऑटोबायोग्राफी और बुक एंड ऑथर इंपॉर्टेंट होते हैं SSC के लिए। आप एक बार इनको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाएं। और हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेल नोन तबला प्लेयर इन हिंदुस्तानी क्लासिकल स्टाइल ऑफ म्यूज़िक? ये चारों ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन तबला प्लेयर नहीं है। दोस्तों, अगर आप
जाकिर हुसैन सोच रहे हैं तो आंसर गलत है, क्योंकि वो एक तबला प्लेयर है। लतीफ़ अहमद भी तबला प्लेयर है। स्वपन चौधरी भी तबला प्लेयर है। ये जो अमजद अली है ना, ये एक तबला प्लेयर नहीं है, ये सरोद बजाते हैं। सो थैंक यू गाइज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।